4 क्लासें हुई है ना, 4 क्लासें हुई है बिल्कुल। तो 4 क्लासों में आपने जो सीखा है मैं उसके रिलेटेड कुछ पूछूंगा और फिर उसके आगे उसको ले जाऊंगा। सही है जी? अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं शुरुआत करने से पहले कि ऑडिट क्यों किया जाता है, देख जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ऑनलाइन वाले आप बखूबी बता सकते हैं ऑडिट क्यों किया जाता है, जल्दी। फाइनेंशियल सही बने हैं या नहीं बने हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। देखो आपने सिंपल एक चीज सीखी थी, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ एफएस है। आपने सिंपल देखो जो सवाल है ना, मैं तुम्हें आज वो हार्श रियलिटीज बता रहा हूँ ऑडिट में फेलियर की, क्योंकि ये नाइटमेयर है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे बेहतरीन स्टूडेंट जिसका नाम था शरण कुमार पंजवानी, 6 अटेम्प्ट वो ऑडिट में फेल हुआ, फिर उसकी जिंदगी में हम आ गए, वो पास हो गया। समझने की बात यह है कि एक स्ट्रीमलाइन चीज होती है, आपको हर सब्जेक्ट को पास करने की एक टेक्निक है। सही है जी? सवाल मैंने क्या पूछा, जवाब वही आना चाहिए। इवन तो आपके दिमाग में बहुत सारी नॉलेज है ना, मैंने सब डम कर दिया आपके दिमाग में। अब जो चीज जहां यूज करनी है वो आपने लिखनी है। अब बेसिकली मैं आपसे अगर ये पूछूं एफएसएस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं, देखिए मैंने बोला ऑडिट क्यों होता है, तो आप बोलेंगे कि कंपनी के मालिक कोई और होते हैं, चलाने वाले शेयर नहीं, चलाने वाली मैनेजमेंट होती है। सही है जी? तो उस शेयर होल्डर का ट्रस्ट कैसे आएगा, जब वो क्या करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने सीखी हैं, पर किसी ने फोकस नहीं किया होगा। सही है भाई, कहानी सुना रहे हैं, चल रही है, तो भाई सवाल आ सकता है। तो आपने ये बड़ा केयरफुली देखना है, बिल्कुल जैसे नवीद ने कहा कि सर ड्यू टू ओनर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट ऑफन द सेम एज मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है। ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है, इसलिए ऑडिट होता है। अच्छा फिर मैं ये कहूँ, अगर बड़ा समझाइए समझने के लिए, कुछ भी नहीं करवाया, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि ऑडिट क्या है और आप लोगों ने अब तक क्या सीखा, सिर्फ ये बातें चल रही हैं। आगे सुने, फिर मैंने आपको ये कहा कि अगर आप मुझसे अपनी कंपनी का ऑडिट करवाने आए तो मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ऑनलाइन वाले से देख सकते हैं। अरीबा ये बताओ कि अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं तो क्या मैं ये कहूं कि बिल्कुल सही कंपनी है ये? अगर मैंने ऑडिट कर लिया तो मेरी रिपोर्ट में यही लिखना चाहिए ना कि गलत। आप अश्योरेंस देंगे, रीजनेबल अश्योरेंस। देखिए मैंने भाई एग्जामिनर का सवाल भी तो ऐसा होता है, कैन वी गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, आपका जवाब होगा नो, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब सही है। साथ साथ बोलोगे, मैं ये नहीं कह सकता कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सब सही है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। अब ना प्रैक्टिकली आ जाओ बस, अब बस फर्म में एंटर होने वाले हो तुम, सही ना? प्रैक्टिकली बात करते हैं भाई। एक कंपनी अपनी मिलियन लाखों ट्रांजैक्शन, करोड़ ट्रांजैक्शन पूरे साल में रिकॉर्ड करती है, मैं उसको एक महीने में कैसे चेक कर सकता हूं? उसको एक महीने में चेक, सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट है वो टाइम कंस्ट्रेंट है। कौन सा कंस्ट्रेंट है? इसको हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन, यानी मजबूरी। मजबूरी है कि मैं ये नहीं कह सकता कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस है। रीजन ही यही है कि टाइम कंस्ट्रेंट है। मैंने कहा चलो भाई इसको धक्का लगा के आगे ले जाओ। मैंने कहा दूसरा, मैनेजमेंट में कोई 700-800 एम्प्लॉइज हैं, हम टीम लेके जाते हैं 15 लोगों की, तो क्या आप ये मानते हैं कॉस्ट का भी एक एलिमेंट है? ऐसा ही है। और हम ऑडिट क्या लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन का करेंगे या सैंपल बेसिस पे? सैंपल बेसिस पे। तो सर दीज आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जिसकी वजह से आप जो अश्योरेंस देते हैं वो एब्सोल्यूट, आप बोलते हैं रीजनेबली। मैं कह रहा हूं कि दीज, अच्छा मैं अभी एक एक वर्ड पे बात करूंगा, एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले तुम्हें आता होगा, सुने जरा। मैं ये कहूंगा कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, बीच में एक वर्ड आया मटेरियल स्टेटमेंट, आगे जाके सिखाऊंगा कि मैं अपने शेयर होल्डर को ये बता रहा हूं कि मैंने जो काम किया है वो मटेरियल चीजों पे किया है। मैंने जो काम किया है वो किस पे किया है? फिर सवाल ये आना चाहिए तुम्हारे पास से, सर आपको कैसे पता कि शेयर होल्डर के लिए क्या मटेरियल है? 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर, ये जनरल प्रिंसिपल है, ये जनरल प्रिंसिपल है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि लोगों से पूछा गया कि भाई
तुम्हें कोई चीज कब मटेरियल लगेगी? तो बहुत सारे लोगों ने ये जवाब दिया जब मेरे प्रॉफिट में 5% की कमी आ जाए। तो ये समझा गया। अब देखो ये सारी अंग्रेजी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, प्लानिंग मटेरियलिटी, ये वो, अगर हम जार्गन्स में तो जाएंगे, पहले ऑडिट की मकसद को सीखते हैं कि है क्या। मैं तो रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ एक कनेक्शन बना लें आगे के लिए। पहले बताओ यहाँ से क्लियर है? आगे फिर मैंने कहा कि जब लोगों से पूछा गया कि यार आपके लिए क्या मटेरियल है, तो मेजॉरिटी लोगों ने क्या जवाब दिया? 5% का प्रॉफिट बिफोर टेक। मेरे प्रॉफिट में 5% का चेंज आएगा तो मुझे दुख होगा, मुझे तकलीफ होगी। तो हम ये अपने शेयर होल्डर को बता रहे हैं कि हमने ऑडिट जैसे भी किया, जो कि हम सीखेंगे अपनी ऑडिट की क्लास में, वो ऑडिट जैसे भी किया है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पूरे फाइनेंशियल में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ उस मिस स्टेटमेंट के अलावा जो मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ, किस पे दे रहा हूँ? मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स पे। यानी मैं आपको कह रहा हूँ अच्छा, उस पर भी एश्योरेंस कौन सी दे रहा हूँ? रीजनेबल। मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिस स्टेटमेंट से पाक नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से पाक है। पहले बताओ ये बात समझ आई? बताऊं क्यों कहा मैंने ये? वो आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं दिमाग में। वो आपको ऑडिट रिपोर्ट लिख के दे देगा, बोलेगा बेटा इसमें गलतियां निकालो। अब गलतियां तो तब निकालोगे ना जब उसको रीड करने की तमीज होगी, जब वो याद होंगी। वो कहानी तो सर रिपोर्ट की है, तो भाई समा यहां से बनेगा कि इतनी बारीकियां हैं सब्जेक्ट के अंदर। तो पहले बताओ उसको लॉजिकली समझ आ गई ये बात? चलिए जी, यानी हमने कहा ऑडिटर ऑडिट करता है सैंपल बेसिस पे, रीजनेबल एश्योरेंस देता है किस चीज पे? मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स पे, कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। चलिए जी भाई, उसको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए एक चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं, और उसको हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस। इस पे सर ने आपसे बात की होगी, ऐसा ही है। पर अब सुनिएगा। अब समझने की बात यह है, मैं प्रेजेंटेशन तो बाद में खोलूंगा, पहले इसकी माइंड मैपिंग करते हैं। भाई ये हम लोगों की टीम है, सही है जी। पार्टनर है, नीचे जूनियर्स हैं, एक मैनेजर लगा देते हैं यहाँ पे। तुमसे मुंह देख रहे हो बेटा इधर। अच्छा भाई, पार्टनर है, मैनेजर है और नीचे ट्रेनीज हैं। इधर प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ। ये एक इदारा है, ये एंटिटी है, प्लीज सुनना यार, ये एंटिटी है। ये जो लोग हैं इसको मैं कहता हूं एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। यानी जिस ऑडिट पे मैं जा रहा हूं उसको मैं अंग्रेजी में कहता हूं, ऑडिट की जबान में कहता हूं ऑडिट एंगेजमेंट। और जो उस पर काम करेंगे वो कौन है? ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ऐसा ही है, साइन ये चलसी करेगा, काम ये लोग करेंगे, ऐसा ही है। बात समझिएगा, यहां पे एंटर होने से पहले मैं एक पूरा समा बना रहा हूं ऑडिट की दुनिया क्या है। यहां पे एंटर होने से पहले एक एग्रीमेंट बनता है जिसको हम कहेंगे एंगेजमेंट एग्रीमेंट। क्या कहेंगे? क्या लॉजिकल बात चल रही है ना कि ऑडिट एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं। मैं अगर इदारे में जाके बोलूं कि हाँ भाई मैं तुम्हारा ऑडिट करने आया हूँ, वो बोलेगा भाई कैसे आ गया ऑडिट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है? उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? एंगेजमेंट एग्रीमेंट। उसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं एंगेजमेंट लेटर। क्या कहते हैं? एंगेजमेंट लेटर। बात सुनिएगा जरा फोकस के साथ। एंगेजमेंट लेटर में कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं। एंगेजमेंट लेटर में बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं उसकी कुछ चीजें बता रहा हूं ताकि आप मेरे साथ ऑडिट कर सकें। अभी एंगेजमेंट लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि आप एफएस बनाएंगे। ये हम किसको बोल रहे हैं? एंगेजमेंट लेटर में हम लिख के देते हैं कि आप एफएस बनाएंगे, तो फिर मैनेजमेंट कहती है तुम क्या करो? भाई हम उसको क्या करेंगे? मैं इसके अंदर लिख के देता हूं एग्रीमेंट के अंदर कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा, ताकि ये बात पहले ही क्लियर हो जाए। बात क्लियर है? फिर इसके अंदर मैं ये लिखता हूं कि मैनेजमेंट तुम मुझसे एग्री कर रहे हो
कि तुम मुझे हर वो इंफॉर्मेशन दोगे जो मैं तुमसे मांगूंगा, सिवाय घर की इंफॉर्मेशन के। इदारे तक महदूद रहना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी निकल जाओ इधर। दूसरी चीज, मैंने फिर ये कहा तुम हर एक बंदे से इंक्वायरी करने दोगे जिससे मैं चाहूंगा। इसको हम कहते हैं ऑडिटर की पावर। क्या कहते हैं भाई? ऑडिटर जब तक इंक्वायरी नहीं करेगा तब तक वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये सारी बातें तय हो जाएंगी कौन से लेटर में? एंगेजमेंट एग्रीमेंट में। सही है जी। अच्छा भाई, जैसे ही एंगेजमेंट एग्रीमेंट हो गया, हम एंटिटी के अंदर प्रवेश कर गए, स्टेप इन हो गए। अब हम ऑडिट शुरू कर सकते हैं। सही है जी। बहुत सुकून से समझिएगा इस बात को। मैंने कहा जैसे ही मैं एंटिटी के अंदर घुसा अब मैं तुम्हें एंगेजमेंट टीम मेंबर बनाता हूँ। सही है, मैं एंगेजमेंट मैनेजर हो गया, तुम मेरे सारे क्या हो गए? टीम मेंबर हो गए। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा। इस सेशन को मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा इंटरेस्टिंग बना के, जैसे असल में ऑडिट होता है। सिनेरियो तुम्हारे सामने रखूंगा तो सॉल्व करो। सही है जी। इधर बिल्कुल सही। अच्छा, आयशा कह रही है कि क्या इसको प्रीमाइज ऑफ ऑडिट भी कह सकते हैं? बिल्कुल यस, बिल्कुल यही, बिल्कुल सही कह रही है, बेहतरीन। इधर अच्छा भाई, अब मैं जब एंटिटी के अंदर घुसा एग्रीमेंट करने के बाद, एग्रीमेंट से पहले क्यों नहीं किया? अगर एग्रीमेंट से पहले जाता ना तो वो एफएस नहीं बने हुए होते। मैनेजमेंट लेटी होती, बोली बना हुआ, तो वो हम बोलेंगे भाई अगर एक अपनी बनाई हुई चीज को ऑडिट करूंगा तो वो तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ गया। अपनी बनाई हुई चीज को कभी ऑडिट कर सकते हो? क्योंकि तुम कभी बोलोगे नहीं कि वो गलत है। ये एथिक्स में सिखाऊंगा कि ऐसा भी होता है। सुनिएगा। अच्छा, व्हाट्सएवर द केसेस, आगे समझिएगा। मैं जैसे ही एंटिटी के अंदर स्टेप इन किया, मैंने देखा एक पीएनएल बना हुआ है जिसके अंदर रेवेन्यू आ रहा है। अच्छा जी, रेवेन्यू आ रहा है 1.2 मिलियन का। अब मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा। आपको मैंने भेजा इसको वेरीफाई करने के लिए। कैसे वेरीफाई करोगी? ऑनलाइन वाला तुम बता सकते हो। अच्छा, अब एक बार, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे बता रहे हैं, गुड। बच्चे कह रहे हैं सर मैं इनवॉइसेस चेक कर लूंगा। या बोलो ना, क्या चेक करूंगा? इनवॉइसेस चेक कर लूंगा। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं मैंने इनवॉइसेस चेक कर ली। अच्छा, मैं कहता हूं महीने में एक ही इनवॉइस बनती है। महीने में तो 12 महीने में कितनी? तो आप कह रहे हैं कि सर मैंने कितनी इनवॉइसेस चेक की? 12 इनवॉइसेस चेक की, तो क्या ऑडिट हो गया? कैसे नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं क्या रेवेन्यू का ऑडिट हो गया? अब आप जवाब दो, रेवेन्यू का ऑडिट हो गया? हाँ या नहीं? रेवेन्यू का ऑडिट हो गया क्योंकि तुमने इसके सबूतों को चेक, यू हैव दैट ऑडिट एविडेंस, यू हैव दैट, जिसके बेस पे तुम कह सकते हो कि ये रेवेन्यू बिल्कुल सही है। आगे सुनो, तुम सारे बेवकूफ थे। सुने 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 बहुत सुकून से, तुम सारे बेवकूफ हो। गलत। अब मेरी बात सुनिएगा। हम कह रहे हैं यहां पे इनको जलील करते हैं। सारे भंगी हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। भाई आज जो मैं टॉपिक शुरू करवा रहा हूं ना उसकी बेस बना रहा हूं, सुनिएगा जरा। सारे भंगी इसलिए हैं क्योंकि आपने कहा मैं इनवॉइसेस को देख के आ जाऊंगा। अब लेट्स यार, ये बहुत कहानी सुना रहा हूं तो ये कुछ है, फेक भी तो हो सकती है, फेक हो सकती है। अब बात समझिएगा, जैसे मैंने इनको ऑडिट पे भेजा, इन्होंने कहा मुझे कि सर साल में 12 इनवॉइसेस बनती है, मैंने 12 इनवॉइसेस चेक कर ली, ऑडिट खत्म। किसका ऑडिट खत्म? मेरे साथ साथ चले गए। अच्छा, इल्मा कह रही है फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। मेरी माँ की कसम, इन्वेंट्री होगी ही नहीं तो देखूंगा क्या? मतलब भेज दी ना। इधर मैं सिखाऊंगा ऑडिट, अपना पूरा एक्सपोजर यहाँ पे बोल रहा ना, लाइव एग्जांपल्स होंगी, बेफिक्र रहो। इधर देखो, खाली तफरी तफरी में सीख जाएंगे ऑडिट। तो देखो इधर जीआरएन कला भंगी रिसीव पे होता है, ये माल जा रहा है, चलो कोई मसला नहीं। इधर सुनो, बात समझिएगा। जीडीएन भी फेक बना लिया मैंने, क्या कर लोगे? बात समझिएगा। जीडीएन वगैरह ये सारी बातें अभी साइड में रख के तुम्हें ऑडिट सिखाता हूँ। आप सब में जो बेवकूफी थी वो ये थी, जो अभी मैं 5 मिनट बाद बताऊंगा,
पर पहले इनकी कहानी को कंटिन्यू करता हूं मैं। सुनिएगा, इन्होंने कितनी इनवॉइसेस कही? 12। इन्होंने 12 वेरीफाई की, इन्होंने कहा ऑडिट हो गया। ये जब मेरे पास रिव्यू करवाने आई, मैंने इनसे पूछा कि आप कह रही हैं 12 इनवॉइसेस थी। मैंने कहा आपने एक बेवकूफी ये की कि आपने एनवायरनमेंट की और इदारे की अंडरस्टैंडिंग ली। मैंने कहा ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट करती है। ये क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। जनवरी से फेब तक एक्सपोर्ट पे बैन लगा हुआ था। तो आपकी 12 इनवॉइसेस कैसे हो गई? इनवॉइसेस कितनी होनी चाहिए थी? 10। इनवॉइसेस कितनी होनी चाहिए थी? यार अब मैं जो बात करने जाऊंगा ना वो मेरे पहले टॉपिक का नाम है। अभी खाली बातें की है मैंने। आपको ये कहा जाता है कि ऑडिट करने से पहले आप उस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लें। साथ साथ बोलोगे, आप ऑडिट करने से पहले उस एंटिटी की और उस एंटिटी के एनवायरनमेंट की जिसमें वो ऑपरेट कर रही है। वापस समझे मेरी बात। अभी खाली अपने टॉपिक की हेडिंग के लिए कहानी बनाई है, टॉपिक तो शुरू ही नहीं किया है। वापस सुनेंगे। आप ऑडिट करेंगे या पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे? अब मैं लॉजिक भी दे रहा हूं, मैं बेसिस बताऊंगा कि क्यों है, ये मैं साबित करूंगा और हर एक चीज का प्रूफ होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। सुने भाई, मैं कह ये रहा हूं, बिल्कुल सुकून से समझे मेरी बात को। मैं कह ये रहा हूं कि अगर आप, अब देखो ये आगे की बात है ना कि रिस्क वगैरह, ये वो बहुत लंबी बातें कर रहे हो तुम, बहुत मुश्किल बातें कर रहे हो। उसको आसान करो, अपने लिए जिंदगी आसान बनाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी इदारे को समझे बगैर उसका ऑडिट करने जाएंगे तो आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा। आप पागलों की तरह ऑडिट करके आ जाओगे, जबकि असल में वो ऑडिट नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी टीम को ये पता होता कि ये कंपनी काम क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। ये काम क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। अगर मेरी कंपनी को ये नॉलेज होती तो क्या वो कभी भी 12 इनवॉइसेस पे रिलाई करती? अभी भी गलत। उसके साथ साथ उसको एनवायरनमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भाई इसको एनवायरनमेंट से तो पता लगेगा कि क्या एक्सपोर्ट बैन थे या नहीं थे। अच्छा, अगर ये दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग इनके पास होती तो इनका दिमाग एक डायरेक्शन में काम कर रहा होता कि 2 महीने शुरू के सेल होनी ही नहीं चाहिए थी। पहले मेरी बात सुनो, ये यहां तक बात समझ आती है? देखो, मैंने कहा मैं एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, मैं ऑडिट टीम के साथ पहुंच गया। क्या मैं डायरेक्ट ऑडिट शुरू करूं? पहले इदारे को समझूं? यार जुनून नहीं होना है, पहले किसको समझूं? इदारे को समझेंगे। अच्छा, इदारे को समझना क्यों लाजमी है? जवाब क्या आएगा? ताकि बेवकूफ ना बने हम, ताकि बेवकूफ हमारा दिमाग डायरेक्शन में चले। हमारा दिमाग, अभी ऑडिट करना सिखा रहा हूँ, आहिस्ता 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 बनेगा ये गेम। अब मुझे एक बात बताओ, ताकि हमें कोई बेवकूफ ना बना पाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे डे 1 पे पता होता इदारे में ऑडिट शुरू करने से पहले कि ये कंपनी का काम एक्सपोर्ट करना है और ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो एनवायरनमेंट में चल क्या रहा था? कोविड की वजह से एक्सपोर्ट क्या हुई थी? बैन हुई थी। तो मेरे दिमाग में पहले से ही होता ऑडिट करते वक्त कि शुरू के 2 महीने पे तो मुझे नजर रखनी है कि यहाँ पे रेवेन्यू बुक। मेरी बात को समझना। अब मैं लिंक करूंगा अंग्रेजी ड्राफ्टिंग, आप सीखेंगे आज की क्लास में। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे तमीज से अंडरस्टैंडिंग होती 2 चीजों की, इदारे की साथ साथ इदारे की एनवायरनमेंट की, अगर 2 चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती मुझे, तो मेरा दिमाग इस डायरेक्शन में काम करता कि मैं देखता कि 2 महीने में सेल बुक। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि मुझे रिस्क होता कि ये 2 महीने में कहीं रेवेन्यू तो बुक? इसको हम कहते हैं ऑडिट करने से पहले देख लो मसला कहां कहां हो सकता है। ऑडिट करने से पहले देख लो मसला कहां कहां हो सकता है। मैं तुमसे अभी तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए, अगर मैं ये हरकत ना करता तो क्या नुकसान है? पागल बना देगा, बेवकूफ में बन के भी आ जाता, तो कोई ऑडिट असल में नहीं होता। यानी मैं जब भी, प्लीज समझिएगा, अच्छा बच्चे कह रहा है IFRS 15 की अंडरस्टैंडिंग नहीं भाई, खुदा के वास्ते बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा जी, आयशा ने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, वरना हम 12 इनवॉइसेस पर रिलाई करके आते, हमें ये पता नहीं होता कि मसला कहां पे हो सकता है, मसला कहां पे हो सकता है। अब एग्जाम में प्लीज सुनिएगा,
अगर ये सिचुएशन आती तो क्या मुझे ये बात पता है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जाऊं जो कि एक्सपोर्ट करती है कैसे पता लगे? कंपनी के ऑपरेशंस को समझूंगा। सिर्फ ऑपरेशन को समझना लाजमी है, एनवायरनमेंट को भी। तो पहले बताओ कि एंटिटी और एनवायरनमेंट को समझे बगैर क्या आप ऑडिट कर सकते हैं? आपको रिस्क का पता नहीं लगेगा। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला? एक और एग्जांपल देता हूं तो और अच्छे से समझ आएगा। सुनो, मैंने ये कहा ये एंटिटी, प्लीज सुनिएगा, इस एंटिटी ने लोन लिया हुआ है। इस एंटिटी ने क्या किया हुआ है? जिसमें तुम सब ऑडिट करने गए, बहुत सुकून से सुनना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सुनो, तुम सब ऑडिट करने गए, ये सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने बच्चों को जलील करके तुम्हारे लिए बना दी। मतलब ऑडिट क्लाइंट्स में जब बच्चे करके आते हैं, जलील होते हैं ना, तो वो तुम यहाँ सीख लो तो वहां नहीं होगे। इधर सुनो, मैंने बोला कि भाई यार एक काम कर राफे, तू जा और ना लोन अमाउंट आ रही है बैंक से, मतलब ये राफे नहीं, फॉर्म वाला राफे बन गई, उसको क्या देख रहा है इधर। चलो अभी अभी आंसर में बता रहा हूँ, बहुत सुकून से समझना। मैंने कहा कि यार ये कंपनी में लोन आ रहा है, लोन मतलब कंपनी ने फाइनेंस ऑब्टेन किया हुआ है। क्या ऑब्टेन किया हुआ है? फाइनेंस ऑब्टेन किया हुआ है। तो उसने कहा सर मैं बैठा हूं ना, मैं अभी ऑडिट करके आता हूं। उसने पता है क्या किया? समझिएगा, उसने किया ये लोन एग्रीमेंट लिया, देखा बैंक स्टेटमेंट में पैसे आए, किसकी तरफ से पैसे आए होंगे? बैंक से। इसने बोला ऑडिट हो गया। इसने क्या किया? उसके ऊपर इंटरेस्ट की रीकैलकुलेशन की। इंटरेस्ट की क्या की? रीकैलकुलेशन की। और उसने बोला सर ये ले। मैंने कहा यार दादा, काम तो तूने बेहतरीन किया है कि तूने लोन की अमाउंट भी चेक कर ली, लोन का एग्रीमेंट भी चेक कर लिया, इंटरेस्ट की रीकैलकुलेशन भी चेक कर ली, बट क्या तूने ये चेक किया कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना रिकॉर्ड होना चाहिए था उतना हुआ या नहीं हुआ? बोला ये कैसे? मैंने बोला भाई मार्केट में इंटरेस्ट रेट आसमानों पे चले गए थे, काइबोर अगर ऊपर जाएगा तो मेरे इस साल के पीएनएल में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी ज्यादा आना चाहिए। भाई जो कैलकुलेशन करके आया था वो एग्जैक्ट पिछले साल के मुकाबले में सेम थी। उसने बोला सर लोन का बैलेंस चेंज नहीं हुआ ना, तो मेरा इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैंने कहा बेटा लोन का बैलेंस चेंज होना मकसद नहीं है, मकसद क्या है कि मार्केट में देखो कि रेट क्या चल रहे थे। तो मैं अभी भी उसी बात पे हूं, क्या आपको इदारे की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है? अगर इस भंगी को जिसको मैंने ऑडिट करने भेजा था इसको ये बात पता होती कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट आसमानों पे जा रहे थे, तो क्या इसके दिमाग में एक शक होता कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को अंडर स्टेट किया हुआ होगा? अब मैं ऑडिट के जार्गन्स पे लाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। इसको क्या रिस्क होता? इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या किया हुआ होगा? अच्छा क्या ये यकीन है शक है? या साथ साथ बोलना यकीन है शक है? शक कैसे भाई? अभी तो रिस्क है, अभी यकीन में कब बदलेगा? जब मैं इसको, पर मैं कह रहा हूं भाई चेक करूं उससे पहले समझ लूं ना, या डायरेक्टली चेक करूं? देखो अगर पहले समझ लिया, मुझे पता है यहाँ यहाँ रिस्क हो सकता है, तो मैं काम भी वहीं नहीं करूंगा, मेरा टाइम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ आई? और एक और एग्जांपल देता हूँ, सुनो बहुत सुकून से सुनना, बहुत सुकून से वापस से। इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। क्या कहते हैं? अभी उतारते हैं उस टॉपिक के ऊपर, तुम सुनिएगा। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं अगर सवाल में सिचुएशन आएगी, मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं, ड्राफ्टिंग टेक्निक सुनिएगा इधर। ड्राफ्टिंग टेक्निक में आपने करना ये है, पिक सिचुएशन फ्रॉम क्वेश्चन। पहला स्टेप हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे लिख के भी बता रहा हूँ आपको, फिर आपको उसको जोड़ना सिखाऊंगा। हाथ के हाथ तैयारी करेंगे, ये वो एरिया है इवन एनालिटिकल का जो बच्चे नहीं करके जाते क्योंकि उनको डर लगता है कि गलत नहीं लिख दूंगा। और लॉजिकली इसको देखते हैं, इधर देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंटरेस्ट रेट, इसको प्रॉपर लिखते हैं, इंटरेस्ट रेट इन मार्केट आर ऑन राइजिंग ट्रेंड। ये सवाल में दिया हुआ होगा, ये तुमने कहां से उठाया? सवाल से। अपना दिमाग की चला दो, सवाल में लिखा हुआ ना उठाओ। एक में रुकना। दिस
क्रिएट्स अ रिस्क दैट, क्या रिस्क क्रिएट कर रही है? इंटरेस्ट एक्सपेंस माइट बी अंडरस्टेटेड। अच्छा, आप प्लीज मुझे बताएंगे ये माइट बी क्यों लिख रहे हैं? शक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको ईवाई की यहाँ पे फाइल खोल के दिखा दूंगा, बट वो रिकॉर्डिंग पे मेरे को हटवानी पड़ेगी क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती है। इधर यहाँ पे ऐसी डमी फाइल खोल दूंगा मैं, सुनिएगा। हम लोग जब ऑडिट करने जाते हैं ना, तो मैं अपनी पूरी टीम को बिठाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये हेड्स आ रहे हैं, इसको हमें ऑडिट करना है, इसमें क्या क्या रिस्क है, तो हम वो सारे रिस्क एक जगह पे लिख लेते हैं। बात समझ आई? वो सारे रिस्क हम एक जगह पे, ऑडिट क्यों नहीं करते डायरेक्ट जाके? पहले समझ तो ले कि चल क्या रहा है, समझ आएगा तो ऑडिट होगा, अदरवाइज ऑडिट पॉसिबल। इसीलिए हम कहते हैं यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स, ये मेरे चैप्टर का नाम है, यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अंडरस्टैंड करके। किस चीज को? एंटिटी को और उसके इन्वायरमेंट को। पहले बताओ, ये बात समझ आई? यानी सर दैट मींस कि टू डू ऑडिट आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है दो चीजों की, पहले एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, दूसरा इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। पर क्या मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात बताओ, क्या तुम्हें ये बात क्लियर हो रही है कि अंडरस्टैंडिंग क्यों लेना लाजमी है? ताकि हम डायरेक्शनल काम करें और हमें कोई बेवकूफ ना बना पाए। पहले बताओ ये बात क्लियर है? और ड्राफ्टिंग का तरीका क्या है? आपने पिक करनी है सिचुएशन कहां से? क्वेश्चन से। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, आपने पिक की सिचुएशन क्वेश्चन से। ये सिचुएशन जो है पहले उसको हाईलाइट कर रहा हूं। सिचुएशन क्या है? इंटरेस्ट रेट किस ट्रेंड पे है? साथ साथ कौन से ट्रेंड पे है? राइजिंग ट्रेंड पे। जब इंटरेस्ट रेट राइजिंग ट्रेंड पे है तो आपने जैसी सिचुएशन को पिक किया, मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, आपने इस सिचुएशन को लिंक करना है एफएस के लाइन आइटम से। यानी वो रिस्क मेरे फाइनेंशियल्स के किसी लाइन आइटम को हिट कर रहा होगा, मेरे फाइनेंशियल के किसी लाइन आइटम को हिट कर रहा होगा। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, दिस क्रिएट्स अ रिस्क दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस माइट बी। मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को हिट क्यों किया, पीपी को क्यों नहीं किया? वो रेलेवेंट लाइन आइटम नहीं है। सर फिर ये मुझे कैसे पता लगेगा? अंडर स्टेटमेंट होगी, ओवर स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अपना फायदा सोचेगी, मैनेजमेंट अपना फायदा सोचेगी, तो मैनेजमेंट जो फायदा सोचेगी वही तो आपका रिस्क है। अच्छा, क्या मैं कह रहा हूँ वाकई में इंटरेस्ट एक्सपेंस अंडर स्टेट हुआ होगा या मुझे शक है? पहले बताओ यार, कसम से ये बात क्लियर हो रही है? ये मैंने अभी बेस रखी है तुम्हारी ड्राफ्टिंग की। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सिचुएशन को पिक करना है। अभी आगे बहुत सारी, मैं अभी 100-200 सिचुएशन पे डिस्कस कर लूं, मुझे कोई गम नहीं है। तो सुनो, सिचुएशन को पिक किया, सिचुएशन को पिक करके खाली ये लिख दूं या उसको लिंक करूं? किससे? किसी भी लाइन आइटम से, पर किसी से भी ये रेलेवेंट से। और फिर उस रेलेवेंट में बताना है कि आपको डर ओवर स्टेटमेंट का है और माइंड के साथ। सर एक वक्त ऐसा आएगा आगे जाके 3-4 क्लासों में कि सबकी ड्राफ्टिंग सेम हो जाएगी, क्योंकि हम डीड हो जाएंगे तब तक सही लोगों के। और मेरा एक आदत है यहाँ पे ऑडिट, अगर आपने देखा हो, एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ मैं फेसबुक पे, सबको बोलता हूँ वहां पे जाके सोल्यूशन फेंको, फिर वहीं पे जवाब देता हूँ, दलील भी वहीं करता हूँ। मार्केट में चल रहा होता है तो बच्चा तमीज से लिखता है, तो यही तो डर है जो तुम्हें सीखना और जीना सिखाएगा। सही है जी? इधर चलिए जी, व्हाट्स रेलेवेंट जो केस इज, इधर पहले बताओ ये बात क्लियर है? अब मैं सिचुएशन देता हूँ, तुम लोग मुझे रिस्क बताना, बता पाओगे? कोशिश करेंगे सर, पर जिससे पूछूंगा खुदा के वास्ते वो, हाँ जिससे पूछूंगा, ऑनलाइन वाले से बता सकते हैं। सुनिएगा, मार्केट में बेहतरीन तरीके का कंपटीशन आ गया है। यानी पहले हम एक अकेली दुकान थे और अब बाजू में 10 दुकानें और खुल गई हैं, हमारे जैसा ही सामान बेच रही हैं। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताएं क्या रिस्क हो सकता है? अब सुने, आपने सेल्स को सही पिक किया, पर सेल्स के कम होने का खतरा होगा या ज्यादा? कंपटीशन बढ़ रहा है तो सेल्स होनी चाहिए कम, पर रिस्क क्या होगा? ओवर स्टेट हुई होगी, रिस्क है ना। कोई मसला नहीं, सीख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, सुने पहला चीज बिल्कुल सही पिक किया ना, सेल्स से तो चिपका दिया। पर मैं कह रहा हूँ, मुझे बीइंग एन ऑडिटर बन के सोचो, आपको क्या रिस्क होगा?
ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा हमें कैसे पता ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू? वो अपना फायदा सोचेगी, वो अपना फायदा सोचेगी। पहले बताओ कि ये बात समझ आई? अच्छा आपने सोचना है क्या, देखो आपको ये बात पता है सेल वाकई में होनी चाहिए कम, आपका दिमाग कह रहा है ना। अच्छा आपका दिमाग कैसे कह रहा है कि आपको एनवायरनमेंट की क्या है अंडरस्टैंडिंग है, आपको एनवायरनमेंट की क्या है अंडरस्टैंडिंग है। जब आपको एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग है तो मतलब दिस बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि जब कंपटीशन आ चुका है तो सेल्स होनी चाहिए कम, बट मैनेजमेंट ने क्या किया होगा, हो सकता है कि, तो रिस्क तो आपका ऑपोजिट होता है ना। पहले बताओ ये बात क्लियर है? एक और चीज, जब कंपटीशन आता है ना बहुत सुकून से एक एक करके लिख लेंगे हम, मेरे पास पूरी इसकी समरी बनी हुई है, अभी खाली बातें कर लेते हैं ना ताकि गेम समझ आ जाए। अच्छा भाई जब मैंने ये देखा कंपटीशन आ गया है तो आप बेसिक दिमाग लगाओ, जब कंपटीशन आ जाता है ना तो आपको अपनी इन्वेंट्री बेचने में दुश्वारी होती है। इन्वेंट्री बेचने में क्या होती है, दुश्वारी होती है। अब इसी फैक्टर से, इसको मैं कहता हूं रिस्क फैक्टर, क्या कहता हूं, इस रिस्क फैक्टर से जो तुम्हें अभी मिला है ये कौन से दूसरे लाइन आइटम को इफेक्ट कर रहा है, इन्वेंट्री को, एनआरवी लॉस को। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं जिससे पूछूंगा यार बिल्कुल बेहतरीन जा रहे ऑनलाइन वालों, बेहतरीन, यानी आप बताओ इन्वेंट्री की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा या अंडर स्टेटमेंट? ऑनलाइन वालों बताना, तुम चुप हो जाना। इन्वेंट्री की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा या अंडर स्टेटमेंट का? गलत, ओवर स्टेटमेंट का, क्योंकि इन्वेंट्री एनआरवी पे होनी चाहिए होगी जबकि रिकॉर्ड, देखो मैं कह रहा हूं इन्वेंट्री होनी चाहिए 80 पे, उसने रखी हुई कितने पे होगी 100 पे, तो इन्वेंट्री की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा। चलो राफे, एनआरवी लॉस की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा या अंडर? क्या ये सही कह रहा है? एनआरवी लॉस की किसका रिस्क होगा? मैनेजमेंट का फायदा सोचो, मैनेजमेंट क्या कर रही होगी। पहले बताओ ये बात समझ आई? ऐसे सवाल आते हैं 5-5, 10-10 नंबर के, 15-15 नंबर के, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें पिक करना है। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर, पक्का? वेरी गुड यार, आगे सुनो, यहाँ तक मैंने इसको साइड में लगा दिया। अब आगे FAR 1 में रेशियोज पढ़ के आए हो? एक साल पहले ना, अब तो तू ही जवाब देगा। इधर मुझे एक बात बताओ प्लीज ना, सुकून से, ऑनलाइन वालों तुम बताओ कि देखो अब ये अब ऑडिट की दुनिया है ना, मजा तो आया ना ऑडिट करने में। अच्छा खुद अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक बात बताओ, ऑडिट की दुनिया में या ऑडिट करने ऐसे ही जा सकता हूँ या पहले अंडरस्टैंड करूं? आप बोले सर पहले रिस्क आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें? बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स रिक्वायरमेंट। वेरी गुड, आप बताओ भाई। मेरे डेटर टर्नओवर डेज इंक्रीज हो गए, अभी चुप रहना, तुम अपना सोच लो, अपना अपना, ऑनलाइन वाले तुम बताना क्या रिस्क है। डेटर टर्नओवर डेज इंक्रीज हो गए, क्या रिस्क है? रेशियोज तो तुम एक साल पहले कर, एक बता दो दोस्तों प्लीज, एक मिनट रुको। पीरियड बढ़ गया, किसका पीरियड? हाँ डेटर टर्नओवर डेज बढ़ गए। अच्छा तो मैं बात बताऊं, रिसीवेबल अंडर स्टेट होगा, गलत बन मार दिया यहाँ पे। रिसीवेबल की किसका ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा, अंडर स्टेटमेंट? साथ साथ बोलोगे, रिसीवेबल की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा अंडर स्टेटमेंट। एसेट की बात कर रहा हूं मैं, एसेट ओवर स्टेट हुआ होगा जबकि उसको होना चाहिए था कम, तो रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट और रिसीवेबल होगा साइमल्टेनियसली। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अंडर स्टेटमेंट का रिस्क होगा ओवर अंडर स्टेटमेंट। अब तुमने गेम समझ आई है तुम्हें, अब तुम्हें गेम समझ आई है इधर। अच्छा जी, यानी पहले बताओ क्या गेम समझ आ रहा है कि, अच्छा अब सुनो, तुम सुनो, मैं किसी कंपनी के ऑडिट पे जाता हूँ ना, समझना मेरी बात, अभी वो तो तुम्हें अपने सारे षड्यंत्र बता रहा हूँ कि कभी तुम ईवाई में आ गए मेरे पास तो तुम बोलोगे ये तो ये पूछता है, पहले ही सीख के जाते हैं। इधर सुनो, वो इधर होता क्या है, बच्चा आता है मेरे पास रिव्यू करवाने, मैं पहले से ही फाइनेंशियल्स पे ना रेशियो कैलकुलेट करके बैठा होता हूँ। बच्चा बोलता है सर मैंने सेल वेरीफाई की, मैंने रिसीवेबल वेरीफाई किया, मैंने तो सब वेरीफाई किया, मुझे ये बता डेटर टर्नओवर डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोविजन डिक्रीज कैसे हो रहा है? ये क्या है? रिस्क है। ये क्या है भाई? डेटर टर्नओवर डेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोविजन तो ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि रिकवरी क्या हो रही है, कम हो रही है। मेरा दिमाग है बोला यार सर ये तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा तो बेटा पहले पूछ के जाता ना। बोला सर बस चला के दिन जज्बाती होकर ऑडिट करना है। मैंने कहा अब बता। अच्छा मुझे बैकएंड पे पता होता है रीजन क्या था,
रिस्क तो था, पर मैंने उसको बोला बंगी जाने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुन, सही इंक्रीज हो रहा है रेशियो। इसके पीछे रीजन ये है, रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गेम होता है। इस साल क्योंकि इन्होंने अपने क्रेडिट पीरियड की एक्सटेंशन दी थी, यानी लोगों को ये कहा कोविड के अंदर, एग्जांपल दे रहा हूं, कोविड में ये कहा आप मजबूर हैं, आप भले पैसे 2-3 महीने, तो इसका इम्पैक्ट ईयर एंड पे ज्यादा आ गया, इस वजह से डेटा टर्नओवर डेज क्या हुआ है, जबकि सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी है, इसलिए उन्होंने प्रोविजन नहीं किया। बोला अच्छा सर आपको पता था तो मेरे को जलील क्यों किया? मैंने कहा क्योंकि तुम्हें भी पता होना चाहिए था, क्योंकि तुम ऑडिट करने जा रहे हो कि चने की दुकान में नहीं जा रहे हो। पहले बताओ, ये बात क्लियर हुई? दिस इज हाउ वी डू ऑडिट। आपको रिस्क पता होने चाहिए। चलो एक और गेम खेलते हैं, तुम्हारे साथ हो सकता है, बता दो, रिस्क समझ आ रहा है? अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये सिचुएशन दूं कि डेटा टर्नओवर डेज इंक्रीज हो गए, क्या रिस्क है? इसको लिख के बताओ कैसे लिखोगे। डेटा टर्नओवर डेज 30 से 65 हो गए, मैं सिचुएशन दे दिया, तुम लिखोगे डेटा टर्नओवर डेज 30 से 65 हो गए, कैसे लिखोगे इसको रिस्क? अगर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो ऑडिट फाइल में, वैसे ही सिखा रहा हूं। एक एक करके सुनूंगा, ऑनलाइन वालों आप लिख सकते हैं। जी जी, नहीं अभी आगे आते हैं वो, अभी तो उसको तो भूल जाओ ना, बेसिक बेसिक रिस्क सीख रहे हैं, अभी बड़े लेवल के रिस्क पे जाएंगे। सही है, अभी आप बिल्कुल आराम से। अच्छा, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे लिख रहे हैं डायरेक्टली रिस्क बता रहे हैं, पहले सिचुएशन ठीक है करिए कि पहले बाकी को मौका भी देते हैं, उनको पता तो लिखा होगा। अच्छा, मुजम्मिल खान लिखते हैं डेटा टर्नओवर डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 30 to 65 days. This creates a risk of overstatement of receivable and understatement of provision. क्या है, बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। इसने पता है क्या किया, इसने एग्जामिनर को बताया कि ये मसला है, ये रिस्क है और ये फैक्टर है, जिसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये वाला लाइन आइटम ओवर स्टेटमेंट के जुमरे में आता है और अंडर स्टेटमेंट के जुमरे में आता है। अब्दुल्ला लिखते हैं कि इंक्रीज इन डेटा टर्नओवर डेज फ्रॉम दिस टू दिस, सही है जी, ओके, इंडिकेट्स दैट देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजंस एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। बिल्कुल सही लिखा, और इसके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई? पक्का? चलिए जी, वेरी गुड यार एवरीवन, बेहतरीन, इस बार आएगा ना मजा। नहीं वापस बोल, तूने क्या लिखा है? लिखना है भाई, लिखना है। Data turnover days are increased by 35 days, 63 days. This creates a risk of overstatement of receivable and understatement of provision. बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, मैं जितना लिखवाऊंगा ना उतना फायदा उठाना है इस चीज का। इस ऑडिट के एग्जाम में शरण कुमार की जो मैं एग्जांपल देता हूँ वो फेल क्यों होता था? होशियारी। क्या होशियारी? हर बार मुझे आता है, नहीं आता। अच्छा, आता भी क्या है, उसको पूरी बुक याद है, रट्टा लगा के बैठा हुआ बंगी, लॉजिक्स भी होंगी और पेज नंबर तक याद था कि भाई बच्चे से पूछो ना भाई ये क्या है, बच्चे को बोलता था इस पेज पे जाके देख ले लिखा हुआ। बंदा बोले कि भाई गोल्ड मेडल से ये, तो उसको क्या पता 6 बार लेके बैठा हुआ गोल्ड मेडल इधर। अब समझने की बात यह है कि उसकी एक गलती थी, ही डोंट नो हाउ टू राइट। मैंने अभी FAR2 FAR1 में कितना क्या मंजन किया, बच्चे को ढीठ बना दिया, घर पहुंचेगा कोई मुंह पे होगा, रीड कर करके सवाल पक जाएगा कि भाई सवाल आया, सॉल्व करना है, उसको आदत हो जाएगी। ऑडिट में भी क्या करेंगे, आदत बनाएंगे, लिखेंगे। मैं फिर बता दूं, एग्जाम में तुम्हें पता तो है कि क्या लिखना है, पर किस तरह लिखना है ये गेम ये तुम्हें पास कराएगा। तो ऑडिट इज अ ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स। कोई कहता है मैं याद नहीं करूंगा, लिख के पास हो जाऊंगा, तब भी लिखवा लो, फेल हो अपने, क्योंकि मैंने तो खुद पढ़ा ना ऑडिट का सब्जेक्ट, मुझे पता है। दूसरी चीज, अगर तुम याद करने में चीते हो और तुम्हें लिखना नहीं आता, तब भी क्या हो जाओगे, गारंटीड फेल हो तो। सही है जी, उस पर तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। इधर चले जी, आपने क्या किया, यहाँ पे याद कर लिया,
याद कर लिया, दिमाग में बिठा ली ये बात कि आपने याद भी करना है और लिखना भी है। लिखने पे ज्यादा ध्यान देना है, द मोर यू विल अटेम्प्ट उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी। सही है जी। अच्छा, मुजम्मिल खान सर क्वेश्चन से फैक्ट उठा के लिखना, बिल्कुल सही कह रहा है, और उस फैक्ट को लिंक करना है किससे? रिस्क से। सही है जी। आगे सुनिएगा फोकस के साथ। मैंने कहा चलें एक और सिचुएशन देता हूं आपको, अभी तो बातें कर रहे हैं आज की क्लास में, रिस्क का टॉपिक है मेरा। आइडेंटिफाइंग रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, 315 आयजा, ये मेरा पहला टॉपिक है। सही है जी। करते हैं शुरू उसको आगे। एक और रिस्क देता हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बढ़ गए। अब एक मिनट, हाँ बताओ क्या रिस्क होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बढ़ गए, क्या रिस्क होगा? हाँ, इन्वेंट्री बिक गई, इन्वेंट्री नहीं बिक रही यानी, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होगा मैं बताऊं? थोड़ी सी अंग्रेजी को चेंज करते हैं ना। सुनो, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, वो बेसिक 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 जो आप अल्फाजों में यूज करना। सर आपको कैसे पता ये अल्फाज लिख लिख के पागल हो गया हूँ फॉर्म में, आईसीडब्ल्यू के सवाल सॉल्व कर करके याद हो गई हैं, समझा रहा हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर अभी लिखना नहीं, पहले सुनो फिर सुकून से। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस to this. This indicates that entity is facing difficulty in selling its inventory. ये अंग्रेजी है ना, जब भी इन्वेंट्री की बात आएगी ये चिपका देना, नंबर दो ना पूछ, बात समझ आई? लिखो अपने पास, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज have been increased from 15 days to 28 days. 15 days to 28 days. This indicates that company is facing difficulty in selling its inventory. That company is facing difficulty in selling its inventory. Therefore, there is a risk of, आगे तुम बेहतर समझते हो, ये नहीं लिखना आगे तुम बेहतर समझते हो, मतलब कह रहा हूं understatement of NRV loss and overstatement of inventory. Very good, लिखें, there is a risk of understatement of NRV loss and overstatement of inventory. ऐसा ही है जी। तो ये रिस्क है। अच्छा, अब आप जब ऑडिट करने जाएंगे वाकई में, तो आपके दिमाग में ये होगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर डेज अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इन्वेंट्री में, अच्छा सुनिएगा मैं आपको सोचने का तरीका बता दूं, सुनो इधर, ताकि आप प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करो। ओवर स्टेटमेंट का एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ, सुनो एक मिनट देना मुझे, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो, मैंने अपनी टीम में से किसी को इन्वेंट्री का ऑडिट करने भेजा, सही है, वो भाई चले गए इदारे के अंदर, वो इनवॉइसेस वेरीफाई कर रहे हैं। मैंने उसको बोला बेवकूफ, इनवॉइसेस को वेरीफाई नहीं करो, गोडाउन में जाओ और देखो कोई ऑब्सोलीट इन्वेंट्री तो नहीं पड़ी हुई। क्या बोला मैंने? अच्छा, वो मुझे कह रहा है आपको कैसे पता, आपके नजूमी है ऑब्सोलीट इन्वेंट्री? मैं कहूंगा मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर डेज देखे हैं, मैंने देखा है मार्केट में कंपटीशन आ गया है, इनकी इन्वेंट्री लाजमी कुछ ऐसी होगी जो बहुत पुरानी होगी, हो सकता है कुछ एक्सपायर हो गई हो, जिसको बेचने में इसको क्या हो रही हो, दुश्वारी। यही तो लिखा, एंटिटी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स। भाई जो रिस्क होता है, मैंने क्या अभी आपको ऑडिट करना सिखाया है? मैंने अभी आपको ऑडिट की दुनिया में उतारा ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ऑडिट करने से पहले मसले देख लो कहां कहां हो सकते हैं। मुझे बताओ, अगर मुझे ये पता ही नहीं होता कि इन्वेंट्री टर्नओवर डेज इतने से इतने हो गए, मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, तो क्या कभी मैं गोडाउन में बच्चे को भिजवा के ऑब्सोलीट इन्वेंट्री चेक करवाता? मैं कभी भी चेक, और मैं कभी चेक इसलिए नहीं करवाता भाई क्योंकि मेरा रिस्क नहीं होता। तो क्या आप ये बात मानते हैं, जितने सही रिस्क निकालूंगा उतना सही ऑडिट करूंगा? बात क्लियर है? ये तुम कुछ पूछ रहे थे?
एनआरवी अंडरस्टेट होगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी ओवरस्टेट हो जाएगी, ये कहने का बिल्कुल सही है। एनआरवी मतलब पीएनएल आइटम को भी हिट कर रहे हैं हम, बैलेंस शीट आइटम को भी हिट कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों यहां तक कोई मसला है, जल्दी बताओ, जल्दी से, फौरन से। गुड हो गया, वेरी गुड, आगे सुने जी जी। तुमने डेफोडेक्स पढ़ा है मेरे से? सुने, इन्होंने कहा कि सर अगर एक्सपेंस को, सुनो इधर इधर फोकस। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, बातें नहीं सुन इधर। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, ऑनलाइन में तो आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस को अंडर स्टेट करेगा तो टैक्स बेनिफिट भी चले आएगा। बेटा पूरे इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट अगर तुम्हें बताऊं ना तो सिर्फ 30% होता है। सिर्फ क्या होता है? 30%। ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखो, अगर बिजनेस माइंडेड हो तो एक्सपेंस कम करने से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो टेक्निकली मेरा ईपीएस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये बात समझ आई? तो अगर मैं डेफर्ड टैक्स को हटा भी दूं, क्योंकि मैं तुम्हें अभी नहीं सिखा रहा, वो अभी FAR 2 में सीखोगे मेरे साथ। व्हाटसोएवर द केसेस, तुम्हें ये बताना चाहिए टैक्स का इम्पैक्ट अगर होता भी तो कितना परसेंट होता है? 30%। उसके बाद भी तो इनकम है ना। बात क्लियर है? ये बात याद रखना बस। चलें जी, अब अभी मोहम्मद यूसुफ मेमन बिल्कुल सुकून से मेरे साथ साथ चलना है। अभी हमने कुछ 4-5 रिस्क डिस्कस किए हैं। अब मैं तुमसे एक और चीज पूछता हूँ, प्लीज यार फोकस के साथ, फोकस के साथ। इधर कितने लोग अभी IAS 21 करके बैठे हैं? हल्का सा कितना सा IAS 21 फॉरेन एक्सचेंज, ऐसा ही ना, इतना सा किया हुआ तुमने? थोड़ा सा आगे सुनो वापस से। एक एंटिटी माल मंगवाती है, इंपोर्ट करती है। एक एंटिटी माल मंगवाती है, बेचती है, बट जो मंगवाती है खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, इंपोर्ट करती है। मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ऑनलाइन वाले आप अपना दिमाग चला सकते हैं, कहीं तो बताएगा राफे नहीं। हाँ, क्या रिस्क है आप तो सोच लें। एंटिटी माल मंगवाती है, बेचती है, मंगवाती है, बेचती है, पर लोकल सप्लायर से नहीं खरीदती, फॉरेन सप्लायर से खरीदती है। क्या रिस्क है? किसकी? आपने एनवायरनमेंट की कोई पता नहीं, सिर्फ इतना बोल के रुक गया। हाँ जी, यानी आप बताओ, आप बताओ नहीं, पीछे पीछे आप। जी जी, नहीं 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 नहीं, इधर एक मैं जिससे पूछूंगा वो दादा, ये तो गेम। अलीबा, बच्चे यहाँ पे बता रहे थोड़ा सा गलत है। अलीबा जल्दी बताओ। मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये लिखता कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मसला हो सकता है ड्यू टू इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, सुनो पहले बेसिक बेसिक। मैं माल मंगवाता हूँ, सही है, माल मंगवाता हूँ डॉलर्स में, उसको रिकॉर्ड किसमें करता हूँ? PKR में। जब माल मंगवाता डॉलर्स में हूँ और रिकॉर्ड PKR में करता हूँ, तो ये भी तो पॉसिबल है कि मैंने जो इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना होता है वो स्पॉट रेट पे करना होता है। नहीं, ये बात समझ, मल्टीप्लाई करके स्पॉट रेट पे करना होता है ना, तो स्पॉट रेट पे करते हैं। हो सकता है कि जब माल मंगवाया उस रेट पे नहीं किया, जब पेमेंट की उस रेट पे किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अब जो मैं अल्फाज कह रहा हूं, एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन इंपोर्टिंग गुड्स एंड सेलिंग टू इट्स कस्टमर्स। क्या ये मुझे वही है, ये सवाल में लिखा हुआ होगा? सवाल में लिखा हुआ होगा। बिल्कुल मेरी बात सुकून से समझेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो ऑनलाइन वालों। तो सुनो, क्या मैं कह सकता हूं एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट, दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वेरी गुड, इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ पेएबल, यानी इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ पेएबल। रीजन है सर, ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि रेट ज्यादा भी हो सकता है, यहां पे भंड नहीं मार के आना। ये गेम ऐसी है कि यहाँ पे एग्जामिनर खेल जाएगा। भाई जब एक्सचेंज रेट की बात हो रही है तो आपसे वैल्यूएशन की बात करेंगे, और वैल्यूएशन का मकसद ये है, बात समझिएगा, वैल्यूएशन का मतलब ये है कि रेट ज्यादा भी यूज हो सकता है,
कम भी हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी एंटिटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व होगी तब हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल का क्या होगा, रिस्क होगा। लिखे अपने पास, व्हेनेवर एंटिटी इज इन्वॉल्वड इन, अच्छा ये फिलहाल अभी लिखवा रहा हूं मैंने तुम्हारी आसानी के लिए, ये बुक में लिखे हुए, यानी अब जब तुम लोग बुक परचेज कर लोगे जब वो प्रिंट होके आ जाएगी, सही है जी, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आपने सिर्फ मेरी बातें सुननी है और उसी के ऊपर क्या करनी है, नोटिंग करनी है, कहानी खत्म। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा जनरल होगा, सवालों के लिए बस, ये बात याद बता दूं मैं आपको, सारी नोटिंग उसमें करके बैठा हूं। आपने सिर्फ उसी के ऊपर नोटिंग करनी है, सवाल करने हैं, रजिस्टर से सवाल के लिए होगा, दैट्स इट। चलिए जी, मैंने क्या लिखवाया अभी, whenever entity is involved in import of goods, whenever entity is involved in import of goods, this creates a risk of incorrect valuation of, this creates a risk of incorrect valuation of trade payable and inventory, trade payable and inventory। आप मतलब ये भी लिख सकते हो आगे कि भाई एक्सचेंज के लॉस पे भी इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल लिख सकते हो। दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ, वही आता है ना, रिस्क है तो मतलब वो शक के जुमले में चला गया ना। अच्छा, आयशा कह रही है सर पेएबल का ब्लेंडर ऐसे है कि पेमेंट वाले दिन अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की है तो हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज लॉस। अच्छा क्या बात कही है यार, बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि सर पेएबल के रिकॉर्ड होने का रिस्क ऐसे है कि अगर पेमेंट वाले दिन ही इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक्सचेंज गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा, सबका सब सीओजीएस में चार्ज हो जाएगा। तो वो गलत है, सही है, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन का मसला है, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन का मसला है। वापस से देखो, एक सवाल आया अभी IAS 21 तुम कर भी रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने $100 की इन्वेंट्री खरीदी, एक्सचेंज रेट चल रहा है 80 का, मुझे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कितने पे करना चाहिए, 80 पे। वापस से $100 की इन्वेंट्री खरीदी, रेट कितने का चल रहा है, रिकॉर्ड कितने पे होना चाहिए। अच्छा मैंने उसको सेटल किया 85 पे, तो ₹5 का एक्सचेंज लॉस होगा। वो ये कह रही है कि सर रिस्क ये है ना कि लॉस बुक ना हुआ हो अलग से, वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो गई हो 85 से, यही तो रिस्क है कि इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेएबल। बात क्लियर, पक्का। चलिए जी, ये हो गया। अब थोड़ा सा एक स्टेप इसको आगे लेके जा रहा हूं, ये मोटी मोटी बातें अभी रिस्क सीख रहे हैं, सवाल अभी करते हैं। सुनो, अगर पेएबल ना हो तो बेटा फिर इन्वेंट्री का रिस्क है ना। अगर उसी टाइम आपने दस्ती पे कर दिया तो आपने, हो सकता है एडवांस हो, तो बेटा एडवांस में भी तो रिस्क है ना गलत ट्रेड यूज करने का, सही है। डिपेंड करता है ना, सिचुएशंस हैं। इधर देखो प्लीज फोकस के साथ। अच्छा अब एक बात तुम लोग बताओ मुझे, क्या मैं ये कह सकता हूं जब टफ कंपटीशन हो और एंटिटी को कैश फ्लो के इशूज, अब ये बाउंसर जाने वाली तो सुकून से समझना, एंटिटी को कैश फ्लो के इश्यूज हो, एंटिटी लॉसेस में हो, सही है, लॉसेस में कैश फ्लो के इश्यूज हो, कंपटीशन हाई है, तो क्या मेरे पीपी के इम्पेयरमेंट का रिस्क है। अभी सर ये थोड़ा सा बाउंसर गया, अभी समझाएं। मैं कह रहा हूं अगर बॉटम लाइन पे गोइंग कंसर्न नहीं, अभी मैं वो अलग चैप्टर निकल जाएगा, अभी बेसिक रिस्क है, हम एक एक करके इसमें ऐड करेंगे ना, अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगी। भगवान क्या सही रहे हो, सुनो मैं कह रहा हूँ लॉसेस आ रहे हैं 2 साल से, कंटिन्यूस लॉसेस आ रहे हैं, कैश फ्लो के भी, यानी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी नहीं आ रहा, इतना नहीं आ रहा, सही जी है, कभी नेगेटिव आ रहा। दूसरी चीज की कंपटीशन भी मार्केट में हाई है, तो क्या मैं कह सकता हूं आपकी वैल्यू इन यूज कम होगी। वैल्यू इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स होते हैं ना, इम्पेयरमेंट इंडिकेटर का मतलब क्या, कंपटीशन का आना। तो कंपटीशन आ गया तो आपके एसेट से जो चीजें बन रही हैं वो बिक कम रही है, तो उसके आने वाले फ्यूचर कैश फ्लोस, तो फ्यूचर कैश फ्लोस कम हो गए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी, तो जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कम हो गई तो देयर इज अ रिस्क दैट पीपी माइट हैव बीन ओवरस्टेटेड या इम्पेयर्ड। देखो अपने पास, व्हेन देयर इज द टफ कंपटीशन, when there is a tough competition in the market, when there is a tough competition in the market and continuous pressure on sales,
when there is a tough competition in the market and continuous pressure on sales. pressure in the sense कि भाई मैं सेल्स करना चाह रहा हूं बट मुझसे नहीं हो रही, and there is a continuous pressure on sales. This creates a risk of impairment of PP. This create a risk of impairment of PP. आगे भी लिखवा रहा हूं, पूरी अंग्रेजी कर लेंगे तो वो एग्जामिनर बोलेगा आ जा भाई, मतलब पास होके आ जा यूं. This create a risk of impairment of PP as value in use might be lower than its carrying amount. As value in use might be lower than its carrying amount. As value in use might be lower than its carrying amount. पहले हमने कहानी पढ़ के समझ आई. कहानी कैसे पढ़ रही है, मैंने उसको पूरा सिचुएशन को लिंक किया. मैंने बोला भाई कंटिन्यूस प्रेशर है सेल्स पे, कंपटीशन भी है, तो मुझे दुश्वारी हो रही है चीजें बेचने में. अब जाहिर सी बात है जो प्लांट मेरा मौजूद है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके फ्यूचर इनफ्लोस पे इंपैक्ट आ जाए? यस. तभी तो हमने कहा देयर इज रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ पीपी एज वैल्यू इन यूज जो होगी उसकी लोअर होगी किससे? कैरिंग अमाउंट से. तो क्या इन दोनों के बीच का गैप क्या होती है? इंपेयरमेंट. वही तो मैंने उसको बताया. क्या ये शक है या यकीन है? शक है. इसको हम क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे. आप मुझे एक बात बताओ ना, लॉजिकल सी बात है. लॉजिकल सी बात ये है. अच्छा मुजम्मिल कह रहे हैं फेयर वैल्यू को कंसीडर नहीं करते. चलो तो मैं प्रूफ करता हूं मैंने यहाँ पे क्यों बात नहीं की फेयर वैल्यू की. लॉजिकल सी बात है, जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ गए तो तुम्हारे एसेट की फेयर वैल्यू वैसे ही क्या हो गई होगी, और वैल्यू इन यूज आपकी फेयर वैल्यू से हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है. बात क्लियर है, इसलिए मैंने लॉजिकल बात कही. यहाँ पे बिला वजह इधर उधर नहीं घूमे, यहाँ पे क्लैरिटी है, पक्की बात है. चले जी अब आगे. ये जो चीजें लिखवा रहा हूं ना, ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ यूज करनी है सवालों में? अपनी अंग्रेजी से अच्छा है सब एक ही पेज पे हो गए. क्लियर है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम होंगे. बुरहान लॉजिकल सी बात है ना कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही कम हो रहे हैं. रीजन है कि मेरी सेल होने में मुझे क्या हो रही है? दुश्वारी हो रही है. चलें जी आगे. अब मैं एक सवाल दे रहा हूं तुम्हें, मुझे जरा इसको ड्राफ्ट करके दे दो. हमने डाउनलोड्स में गए, पहली क्लास में एक सवाल बस. आज तो हमने समा बनाया है. अच्छा मैं पहले यहाँ पे आपको जरा ये स्क्रीन शेयर कर दूं. बच्चों मुझे बताइएगा स्क्रीन आ जाए आपके पास. जब आ गई स्क्रीन? आपके पास पावर पॉइंट की पूरी स्लाइड आ रही है? वो भी हो सकता है कुबैब. अच्छा जी अब देखें, ये मैंने ये स्टेजेस में ब्रेक किया है. ये तीनों टॉपिक्स मेरे ही हैं. सामने जो पीछे में बड़े क्रिटिकल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एग्जाम में इनमें से कोई चीज ना आए. सही चीज है. देखिएगा ये तो हर जगह फैला है. ऑडिट की शुरुआत यहाँ से होती है, ऑडिट खत्म कहाँ होता है? ये बोर्ड पे. इधर देखिएगा फोकस के साथ. तुम लोगों के लिए यही है कैसे बेहतरीन तरीके से ऑडिट ड्राफ्ट हुआ होगा, तमीज से बंदा पड़े. और मैं भी तुम्हें उसी तरीके से ऑडिट पढ़ाऊंगा बगैर किसी होशियारी के, कि जिस तरीके से ऑडिट प्रैक्टिकली होता है ना, जो जो हम करते हैं चीजें वो करेंगे, फिर हम वहां पे पहुंचेंगे चौरंगी के ऊपर. मुझे बताओ, तुम लोग मुझे बताना अब मेरी इतनी सारी बातों के बाद, क्या मैं दूसरे स्टेप पे जाऊं डायरेक्ट? क्या लिखा हुआ दूसरा स्टेप? जल्दी बताओ. प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन. अच्छा मैं डायरेक्ट काम करना चला गया. मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ, इनवॉइसेस ले रहा हूँ. याद है दलालत हुई थी, सेल्स का मसला हो गया था. मुझे पता ही नहीं था कि मसला कहाँ हो सकता है. तो क्या वहां जाऊं, एक स्टेप पीछे आऊं? क्या करूं? आइडेंटिफाई करो रिस्क बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. क्या पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ देखा ये हमने? अच्छा वो बोलता है वंस यू हैव आइडेंटिफाइड अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू हैव आइडेंटिफाइड रिस्क, सो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स. जब आपके पास पूरी बंदूकें तैयार हो ना, तब करना हमला. उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर. जब तुम्हें प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस मिलेगा. पर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए पहले प्रिपेयर तो हो जाओ.
अच्छा, वंस यू हैव ऑब्टेन्ड एविडेंस, फिर क्या इशू कर दोगे? ऑडिट रिपोर्ट कि मुझे सबूत मिले वो सही है या नहीं है। पहले बताओ ये सीक्वेंस समझ आई? लोगों को यही नहीं पता होता कि ये क्यों करते हैं। बात क्लियर है? अब आगे मैंने कहा तुम्हें थ्योरी से भी लिंक करते हैं ना, ताकि कोई बच्चा अगर लिंक करे उसको तो समझ आए। आयजा 315 क्या कहता है? आइडेंटिफाई करेंगे क्या? रिस्क, एंटिटी, एनवायरमेंट। साहब ने 2 बातें बताई थी, तीसरी बताऊंगा, पर क्या पहले ये बताओ, ये 2 क्लियर है? ये 2 क्लियर है? आपके आयजा के अंदर और आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये अंग्रेजी लिखी हुई है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी जो भी है वो यहीं से मिलेगी, और सवाल भी प्रैक्टिकली आएगा। इधर सुनो अब आगे। अब वो कहता क्या थ्योरी के अंदर, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ एक एक चीज। एनटीटी के अंदर तुम्हें क्या क्या समझना है, अब तुम्हें बात समझ आएगी क्योंकि मैं तुम्हें दुनिया घुमा के आया हूँ वो वाली ऑपरेशंस को। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ऑपरेशंस को समझना क्यों लाजमी था? पता लगे बिजनेस क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, ताकि अकॉर्डिंगली मैं देखूं चीजें। पहले बताओ बात क्लियर है? अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट थ्योरी रीड करवाता तो बोरियत होती, ये बात समझ नहीं आती। अब वो घूम के आया ना ऑडिट की दुनिया, अब समझ आ रही है। हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि क्या सेंट्रलाइज सिस्टम में ब्रांचेस हैं? अगर एक बैंक है तो क्या उसका सिर्फ हेड ऑफिस होता है, ब्रांचेस भी होती हैं? तो क्या मैं उसका ऑडिट सिर्फ हेड ऑफिस का करूंगा, ब्रांचेस का भी? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो सबको मिला के बनेंगे। तो क्या ये पता होना चाहिए हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड? खुद सोचो ना यार, कि अगर मैं ऑडिट करके आ गया 1600 ब्रांचेस हैं, मैंने ऑडिट किया 3 ब्रांचेस का, क्या तुम ये रीजनेबल एश्योरेंस है? तो भाई रीजनेबल क्या है, कौन सी भाई, तो कुछ है ही नहीं। अपने घर के बराबर वाले में चला गया, हाँ भाई करीब है, पैदल चला गया, चप्पल में वापस घर पे, सही है जी। इधर यार हमें स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 60 पार्टी सेलेक्ट करनी होती है मेजर। अब फिर वो सैंपल पे कुछ भी आ जाए, पाकिस्तान में कहीं भी आ जाए, चाहे वो कश्मीर में क्यों ना हो, तो वहां भी जाते हैं, पर मैं जानबूझ के कश्मीर के निकालता हूँ ऑडिट के लिए। इधर हाँ 60% सॉरी, मतलब मैं इसको करेक्ट करूं 60%, यानी फॉर एग्जांपल एक बैंक अपने पता नहीं अनगिनत कस्टमर को एडवांस देता है, मैं उसमें से तब तक पार्टीज को पिक करता हूं जब तक वो कुल मिला के कितने परसेंट हो जाए, 60%। अब वो पाकिस्तान में कहीं भी निकल सकती है, हमारे केस में तब तक कहाँ निकलती है, कश्मीर में, सही है जी, फ्री में चले जाते हैं ना क्लाइंट के पैसे पे। इधर चलो सुनो, ये पर्क्स हैं, हम तुम्हें सिखाएंगे बाद में, इधर सुनो। अच्छा भाई बोल रहे एंटिटी के अंदर ये समझ लेना कि इसके ओनर्स कौन कौन से हैं, जरा बता रहा हूं सुनना। अगर एक कंपनी का ओनर ही जरदारी है सब पे भारी है, तो मुझे एक बात बताओ, आपका रिस्क कम होगा या हाई होगा? तो इसलिए कहता है ये समझ लेना। इधर देखो ये सारी बातें बता रहा हूँ, इधर नाम देख के क्वालिफाई कर देना। बिल्कुल ऐसा इधर। अच्छा भाई टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सुनना, आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी तो IFRS 9 के चीते हो चुके हो सारे। इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है या डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या ये तुम्हें ऑडिट करने से पहले पता नहीं होना चाहिए? अच्छा उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ, तो डेट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी इनकम जो रिकॉर्ड होगी वो किस पे होगी, इंटरेस्ट रेट के ऊपर होगी। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है, हाँ या नहीं? अच्छा मार्केट में सब 11% ऑफर कर रहे हैं, तुम्हारा ये नशे लेके बैठा हुआ 20%, क्या पॉसिबल है? तुम्हें कैसे पता मार्केट में 11% चल रहा है? अंडरस्टैंडिंगली एंटिटी के एनवायरनमेंट की, ये जो रेट पता लगा वो कहां से पता लगा होगा, एनवायरनमेंट से पता लगा होगा। देखो यही तो गेम है, ऑडिट का गेम यही है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है जी। लेकिन अभी रिसेंटली जो ना कल परसों वाली क्लास में मैंने सर ने एग्जांपल दी थी अपनी हाँ पहले मैं इनको बता दूं भाई, ये कह रहे हैं कि सर ने एग्जांपल दी थी कंपनी की, बताओ कि बाकी मार्केट में 10-11% रेट ऑफर हो रहे थे, लेकिन उनकी कंपनी 14% का रेट दे रही है, मार्केट से ज्यादा है। मार्केट से तो तुम भी तो बंगे मार्केट में आते हो, तुम भी तो मार्केट में आते हो, नहीं बात समझा? तू इशूअर है भंगी, सर ने अपने टिकट की कहानी बताई, हाँ। फ्रॉड किया था म्यूचुअल फंड। सुन तो ले, वो भी बाद में स्कैम की तरह बंद भी हो गई टिकट, सही है तो सुन। क्या समझो मेरी बात, ये कह रहे हैं कि सर ने एग्जांपल दी थी, मैं आपको बता देता हूँ, आप इशूअर के पर्सपेक्टिव से बात करो, ये किसकी बात कर रहा है, इन्वेस्टर की। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई चल मैंने 14% पे भी लिया था,
तो मैं मार्केट देख रहा हूँ, मार्केट में 11% अगर तू 14% पे, मैं ये नहीं कह रहा कि तूने गलत किया है, शक है, मैं फिर डॉक्यूमेंट्स को देखूंगा कि तुमसे एग्रीमेंट 14% पे हुआ है या नहीं हुआ। एक और चीज सुनो, इसको कंफर्मेशन भी भेजूंगा, बता तुमने इसको 14% पे इशू किया या नहीं किया। मुझे ये भी बताओ कि तुमने इसको कितने कैश फ्लो के इंटरेस्ट दिए हैं। मेरा ऑडिट हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। ऐसा ही है जी सर, ये केस में अथॉरिटीज की लगती है ताकि सवाल वैसे होता है। बिल्कुल। तो खैर वो तो एक अलग डिबेट है, पर ये बात क्लियर हो गई। आगे, हाउ इट इज फाइनेंस, इधर सुनो सुनो सुनो, हाउ इट इज फाइनेंस, इक्विटी के पैसे लिए हुए या डेट से पैसे लिए हुए। अच्छा, ये मुझे क्यों पता होना चाहिए कि कैसे फाइनेंस है। अगर मैंने लोन लिया हुआ तो उसमें मुझे क्या देना होगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा चल रहा है कम चल रहा है, ये कहां से पता लगेगा, एनवायरनमेंट से। पहले बताओ ये बात समझ आई, वो बोला पूरे इदारे की अंडरस्टैंडिंग लो। आगे, एनवायरनमेंट में बोलता है इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लो कि उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इसका मतलब बता रहा हूं, सुनो, इंडस्ट्री के अंदर, सुनो, इंडस्ट्री के अंदर हम फीस ऑफर कर रहे हैं ARTT 12,000 रुपए, दूसरा इंस्टीट्यूट एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं है 12,000 का, सुनो, हम फॉर एग्जांपल 14,000 रुपए पे ऑफर कर रहे हैं, दूसरा इंस्टीट्यूट आ गया जिसका ऑडिट हो रहा है, मतलब यूं सोचो जिसका ऑडिट हो रहा है, जिसकी ऑडिट की बात कर रहा हूं, वहां पे ऑडिट करने के वो बोल रहे हैं मैंने 22,000 रुपए चार्ज किए बच्चे से। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये इंडस्ट्री का नॉर्म, तुम्हें कैसे पता लगेगा इंडस्ट्री का नॉर्म नहीं है? जब एनवायरनमेंट में तो किसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की। एक और एग्जांपल देता हूं, जरा बात समझना। एक और एग्जांपल ये है, मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं जो मेरे क्लाइंट पे हुआ था। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने एक टैक्स अलॉट किया उन कंपनीज के ऊपर जो गैस से मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, यानी गैस के प्लांट यूज कर रही है जिनकी गैस के मीटर लगे हुए हैं। अब गवर्नमेंट ने उनको कहा क्योंकि तुम हमारी गैस यूज करते हो, तो जहां पे ये गैस डिप डाउन होकर निकलती है ना, वहां पे तुम स्कूल बनाओ। कंपनी बोल रही है मेरे बाप ने कहा स्कूल बनाओ, तुम गैस दे रहे हो उसकी फीस तो करो यहां से। उन्होंने क्या किया, पूरी इंडस्ट्री पे जो गैस के प्लांट यूज करते थे सब पे टैक्स लगा दिया। सब पे क्या लगा दिया? इसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन सेस। एजुकेशन के नाम पे टैक्स लगा दिया। क्यों भाई? वहां पे जो बंदे हैं, सही है जी, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल हम लगाएंगे, कंपनी को कह रहे हैं। पूरी कंपनी चली गई कहां पे? कोर्ट में। पूरी इंडस्ट्री का मसला हो गया, हाँ या नहीं? अब बात समझना, बात समझिएगा। एक कंपनी ऐसी थी, मैं तुम्हें बिल्कुल नाम तो नहीं लूंगा, खैर, एक कंपनी ऐसी थी जिसका मैं ऑडिट कर रहा था, उसने इसका प्रोविजन बुक नहीं किया था। आप पे बल्ली तो आ गई थी ना, लॉ पास हो गया, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई, हाँ या नहीं? आपको अपने फाइनेंशियल में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, नहीं करना? करना है। अच्छा, अब मेरे जो वही जूनियर्स ऑडिट करके आ गए, ऑडिट करके जब आ गए वो, तो मैंने बोला कि भाई ये प्रोविजन कहाँ गया एजुकेशन सेस का? बोला सर कौन सा प्रोविजन? मैंने कहा भाई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, देखा नहीं? तो बोला सर ये तो रह गया हमसे। फिर मैंने उसको पूरी इंडस्ट्री की वो गाइडलाइन डॉक्यूमेंटेशन दिखाई, वेबसाइट पे गया मैं, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे लाइन से केसेस आ रहे होते हैं, मैंने सर्च किया तो उस केसेस के अंदर इस कंपनी का भी नाम था, ये खुद पिटीशन फाइल करके बैठी हुई थी। तो मैंने कहा तुमसे तो मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन विथहोल्ड कर ली, मैनेजमेंट ने उसको बताया? मैनेजमेंट ने उसको बताया नहीं। ये मुझे कैसे पता लगेगा मैनेजमेंट ने उससे कुछ छुपा रही है? देखो, छुपाने को तो वो 10 चीजें छुपा लेगी, तुम्हें पता नहीं लगेगा, पर तुम अपनी 100% एफर्ट करोगे किसकी अंडरस्टैंडिंग लेके। पहले बताओ ये कहानी समझ आई? मैंने जैसे ही कोर्ट केस देखा, मैंने बोला उसको बुला, मैंने उसके मैनेजर को कॉल किया, मैंने कहा टोपी ड्रामा करेगा हमारे साथ? बोला सर वो जाने दो ना। मैंने कहा तेरी, मैं प्रोविजन बुक किया, उसका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी थी और वो नहीं चाह रही थी कि मेरा प्रॉफिट किस में चला जाए। अगर लॉस में चला गया तो ईपीएस की जगह एलपीएस आ जाएगा, लॉस पर शेयर। लॉस पर शेयर आएगा तो मार्केट में ये एक वो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम। लोग अपने शेयर्स बेचने शुरू करेंगे और जैसे ही बेचने शुरू करेंगे इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये रिस्क होता है और ये रिस्क को हम अपने हाथ से जाने नहीं देते। पहले बताओ कहानी समझ आई इंडस्ट्री की? वेरी गुड यार। आगे, रेगुलेटरी लॉज क्या क्या चल रहे हैं, इसी से कनेक्ट कर सकते हो कि अगर रेगुलेशन पास हो चुकी है तो वो कौन कौन से लॉज हैं जो इस कंपनी पे अप्लाई हो रहे हैं। बात क्लियर है? आगे, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन, मार्केट की फेयर वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है, वो सारे किसमें आते हैं? अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स में। सर तो ऑडिटर के लिए लीगल रिसर्च तो अलाउड नहीं है? पावर टू सर्च नहीं होती है। लीगल पावर रिसर्च नहीं है?
वो मैनेजमेंट से अल्लाह की कसम हो गई, क्या हो गया? ये तो मैं ऑडिट गलत करता हूँ आज से 7 सालों से। वो तो मैनेजमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है ना, मैनेजमेंट की इम्पोज रिस्ट्रिक्शन में, और इसमें तो फर्क है ना। ये तो आपके लिए एक्सेसिबल है। मैं आपको बताऊं ईवाई की पॉलिसी की, ईवाई का रिसर्च बैंक है। मैं पता है क्या करता हूँ, सिर्फ मेरे को उतनी पंचायत करने की नीड ही नहीं है। ईवाई की रिसर्च टीम अलग है, मैं खाली क्लाइंट का नाम लिखता हूँ, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री के तमाम मसले मुझे 2-3 पेजों में मिल जाता है। मुझे सारे मसले पता लग जाते हैं। अब उस मसले को एक एक करके मैं क्या करता हूँ, लिंक करता हूँ किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी अपने चुटकुलों को बोलता हूँ, जाओ बेटा ये करके आ जाओ, ऑडिट करके आते हैं, कहानी खत्म। क्लियर है? ये होता है सर। एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता। अच्छा भाई देखो, अल्लाह की कसम, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इंटरेस्ट रेट विल बी बेस्ड ऑन कार्बोर प्लस 2%। कार्बोर का मतलब ये है कि वो रेट जो स्टेट बैंक कह रहा है 2% फिक्स है, तो बाकी पीछे की चौरंगी से लगी हुई है, क्या वो फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। बच्चों यहाँ तक बातें क्लियर है? अब यार मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक ऑनेस्ट ओपिनियन दो, ये पूरी थ्योरी लॉजिक के साथ समझ आई कि व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड एंटिटी, बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क, और रिस्क के बगैर ऑडिट नहीं हो सकता। आई थिंक कि आज के लिए इतना काफी है, हम सवाल करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा, क्विज आपको घर पे पहुंचेंगे आपको मिल जाएगा, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, मिल जाए अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। मजा आ गया जी, थैंक यू। FI2 का लो भाई, FI2 के ग्रुप पे आ रहा है, तीसरी बार बताओगे, 2 बार देखो। तो तू तो अभी यहाँ पे आ रहा है। बात क्या है ऑडिट की? ऑडिट का अभी तक हुआ नहीं, मैं पहली बार लूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।